उस रात होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यात है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहें, कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दूँ तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो? खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे भी। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसको घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कट्टी काटने लगते। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। तो ये सब जो है, ये भोला अकेले रात में लेटे लेटे सोच रहा है। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी ज़िंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे? दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी का घर बर्बाद कर देगा, होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हाल एक साथ चलते हैं, अब तीनों अलग अलग चलते हैं, बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कहते तो यही सोया था कि मैं अंधेरा ही चला जाऊंगा, जाकर नांद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी, मानो इसी की कसर थी। बोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है? कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं,
अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाइक भद दो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा। मिलेगी क्यों नहीं, उनके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाता देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़की की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे। कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों से अलगौजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं और इतना ही ऊपर से खर्च करें, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए कितने रुपए। रास खलियान में तुल जाती, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बंसोर खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार घुसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियाँ, मोड़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बांधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाईं, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांस का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाया, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाए कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप दे, नहीं वे काबू में नहीं रहती, कोठियाँ तो बट गई होती। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, भाई अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने को अपनी नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की ज़िंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं, कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़ी जाओगे, तुम्हें बराबर अपना भाई समझता हूँ। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावनाओं में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा में कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर एक ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि आदमी ईमान बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं, शहर के नगीन होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेबा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि भाई कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी।
हीरा क्रोध क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेबी की टोकरी को सर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे बासना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार के समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना मुझसे कहो, मैंने कह दिया मेरे बाँस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे धकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास कोई और दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून से जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को क्या समझा है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पूर्व ही छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसौर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसे उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोल बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तो हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसे गिर गया खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए देवी मैया, तुझे लील आए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कूड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा, मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कौन? यह घुनौनी मौत और उससे भी घुनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा।
तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थ चलाएगी, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पे दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा। हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्यवाद कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसे क्रोध को और भी भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़ कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर ही जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन अपनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बाँस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया, तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, कहीं खून पी जाऊँगा। नहीं खून पी जाऊँगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ ना करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलारना करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसा हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। अब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रसाद में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। होरी ने मीठे उल्लाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल के कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेरा लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की ज़रूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है कि एक आध बात बेसी ही काट लेगा। तो क्या, रोज़ ही तो मंगनी बांस काटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपये में तय हुआ है कि नहीं? हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माटा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, तो तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना इनाम बिगाड़ रहे थे।
उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दो तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो अपने सामने ज़मीन पर रखकर चौधरी तो रुपए सामने ज़मीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए ज़मीन पर पड़े देखकर गिनकर बोली, और रुपए क्या हुआ, 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपये में दे दे। हम नहीं देते इन दामों, वह मारपीट हो रही है, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ़ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था। अब आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाड़ेले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर अब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाड़ी बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे ना बोलते। उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुंझुलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आँख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का, हाँ काहे को भूख होगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियाँ तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सका। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे, लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमदाती छोकरी ना है छुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसे पीछे लगा हुआ था, नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया, वहाँ क्या ढही देगा। धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ ना कहा, कहीं धनिया फिर से ना कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन पर लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर में पातूंगी। रूपा यही नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी नारी है कि सारा गोबर आप पात डाले। रूपा उससे किस बात में कम है। सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती। सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती। सोना तो कलसा भरकर इटलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पातती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो रूपा बकरी चलाने नहीं जाती। फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी। ये अन्याय रूपा कैसे सहे।